Good evening, everyone. Today we will discuss about the chapter 2 of history, class 8, from trade to territory, the company established power. Shall we start the chapter? Aurangzeb was the last of the powerful Mughal ruler. जो औरंगजेब थे वो मुग़ल जो पीरियड्स था उसके आखिरी शक्तिशाली रूलर थे, बादशाह थे. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. उन्होंने जो वर्तमान भारत का एक बहुत बड़े हिस्से पर उन्होंने अपना अधिकार को स्थापित कर लिया था. आफ्टर हिज डेथ इन 1707, उनकी मृत्यु के बाद, जब वो उनका डेथ हो गई थी उसके बाद जो कई सारे बिग लैंड ओनर्स थे, मैनी मुगल गवर्नर, सूबेदार एंड बिग जमींदार बिगन asserted their authority and establishing रीजनल किंगडम्स. और जो कई सारे मुग़ल थे, सूबेदार थे, और वो बड़े बड़े ज़मींदारों को उन्होंने अपनी ताकत दिखाने का इस टाइम उनको मौका मिल गया था. एज पावरफुल रीजनल किंगडम एमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. और इन सभी ने क्या किया था, जो अपनी पावरफुल को रियासतों को स्थापित कर लिया था. और जो अपनी ताकतवर रियासतें के सामने आने के साथ, जब वो अपनी रियासतें उनकी आ गई थी, किंगडम उनके सामने आने के बाद क्या किया उन्होंने, जैसे कि दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफ़ेक्टिव सेंटर. और जो दिल्ली थी, दिल्ली ज़्यादा दिनों तक प्रभावी केंद्र, एफर्टिव सेंटर जो था उसके रूप में कायम न रह सकी. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, द ब्रिटिश. जो 18 सेंचुरी के लास्ट में, अंत तक राजनीतिक जो पॉलिटिकल पावर थी, उस पॉलिटिकल हॉरिजॉन में, मतलब पॉलिटिकल जो राजनीतिक क्षेत्र में एक नई ताकत वो उभरने लगी थी. और ये ताकत किसकी थी? ये ताकत अंग्रेज़ों की थी. डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल टेरिटरी ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिल्यूक्टेंट टू एक्वायरिंग टेरिटरी. जो हमारे ब्रिटिश थे वो शुरुआत में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत में आए थे, ठीक है. और यहाँ के जो बहुत सारे ऐसे इलाके पर जब उन्होंने अपना कब्जा करने के बाद उनका उस टाइम कोई इरादा नहीं था. However, then did they come to be master of a vast empire. In this chapter you will see how this came about. अब किंतु ऐसा क्या हुआ था कि जब एक दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा जो किंगडम था उस पर अपना कब्जा जमा लिया. और हम इसी बारे में इस चैप्टर में हम इसी चीज़ की स्टडी करेंगे. ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कि जो ईस्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, कैसे आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में. इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. इन सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड में की जो महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट, जो कि ईस्ट में ट्रेडिंग करने का एक उन्हें परमिशन मिल गई थी, granting it the sole right to trade with her east. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. इसका मतलब क्या था कि जितने उनको परमिशन के अनुसार, उन्हें जो परमिशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग इंग्लैंड की कोई भी जो अलग से अदर ट्रेडिंग कंपनी थी वो क्या था, इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबला नहीं कर सकती थी. With this charter, the company could venture across the ocean looking for new lands for which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at a higher price. उन चार्टर के या फिर जो उन्होंने परमिशन ली थी उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी थी वो समुद्र पार जाकर नए इलाकों की खोज करके या फिर किसी चीज़ को सस्ते दामों पर चीज़ों को ख़रीद कर और उन्हीं चीज़ों को यूरोप में ऊंचे प्राइस पर उन्हें बेचती थी. इस चीज़ की उन्होंने परमिशन ली थी. द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी. और जो कंपनी को किसी अन्य जो ब्रिटिश ट्रेडर थे उस कंपनियों के मुकाबले का कोई डर भी इस चीज़ में नहीं था, कि वो डरते नहीं थे इस चीज़ में.
Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. इससे क्या होता था कि जब जिस टाइम ट्रेडिंग कंपनी थी जो हमारी मतलब मर्चेंटाइल इज a business enterprise that makes profit primarily through trading buy goods cheap and selling them at a higher price. मतलब ऐसा जो हमारा बिजनेस एंटरप्राइज होता है, व्यापारिक जो उद्यम होता है, जिसमें क्या करते हैं हम किसी भी चीज़ों को दामों को सस्ती चीज़ों में ख़रीदते हैं और महंगे दामों में उसको बेच देते हैं और जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है, उसको हम बोलते हैं मर्चेंटाइल. इज दैट क्लियर? द रॉयल चार्टर, जो रॉयल चार्टर था, however could not prevent other European power from entering the eastern market. इससे क्या होता है, जो जितने भी जो हमारी थी शाही दस्तावेज़ थे, मतलब जो ईस्टर्न मार्केट में क्या थी, यूरोपियन पावर ट्रेडिंग्स जो थी वो क्या हो गई थी, जो यूरोपियन जितनी भी हमारी पावर्स थी, यूरोपियन पावर को ईस्ट के जितने भी ट्रेड्स थे उनमें आने से वो रोक नहीं सकते थे इस चीज़ को. बाय द टाइम द फर्स्ट English ships sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. The Portuguese has already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. मतलब कि जब तक कोई इंग्लैंड का कोई भी जहाज़ अफ्रीका के जो हमारा अफ्रीका का कोई भी वेस्ट कोस्ट था, मतलब पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर इंडियन ओशियन जब पार करते तब क्या होता था, तब तक जो जितने भी पुर्तगालीज थे ने भारत के जितने वेस्ट कोस्ट पर अपनी जो उनका कहना था कि वो उनकी उपस्थिति प्रेजेंस जो उनकी प्रेजेंस थी उसको दर्ज करा दी थी उन्होंने उस टाइम. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route to India in 1498. उस समय क्या था, उन्होंने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था और उन्होंने क्या किया कि इस टाइम जो 1498 में जो पुर्तगालीज थे उन्होंने पुर्तगाली जो खोजी थे, मतलब जिसने वास्को डी गामा जिनका नाम था, उन्होंने पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए जो ओशन रूट था, सी रूट जो था, उसकी खोज करी थी. बाय द अर्ली 17th century द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियन. जो हमारी 17 हमारी सेंचुरीज थी उसकी जब शुरुआत हुई होने तक जो डच भी थी, जो भी डच थे वो भी क्या थे, हमारे इंडियन ओशियन में ट्रेड करने की उन्होंने संभावनाएं खोल दी थी. Soon the French trader arrived on the scene. इसके क्या था, कुछ समय बाद ही जो फ्रांसीसी होते थे, फ्रेंच ट्रेडर्स, वो भी सामने आ गए. The problem was that all the companies were interested in buy the same thing. अब जो मेन प्रॉब्लम यह थी उस टाइम कि जो जितनी भी जो कंपनीज थी एक जैसी चीज़ों को ही ट्रेड करना चाहती थी, एक ही चीज़ जैसी जितनी सेम थिंग्स थी उन्हीं का ही व्यापार करना चाहती थी. द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट ऑफ कॉटन एंड बिग मार्केट इन यूरोप. मतलब यूरोप के जितने भी मार्केट थी उसमें भारत से बने हुए जितने भी सूती कपड़े थे, कॉटन टेक्सटाइल जितना भी थे, और जो हमारी सिल्क प्रोड्यूस थी उनकी क्या थी, बहुत प्रोड्यूसर था, जो उनकी मांग बहुत ज़्यादा थी. पेपर, क्लोव, कार्डेमम एंड सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड्स. और जो इनके अलावा क्या थी, काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इलायची, दालचीनी, वो भी इन चीज़ों की भी मांग बहुत ज़्यादा थी उस टाइम. द ओनली वे competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned. और जो यूरोपियन कंपनियाँ जो थी
वो भी चीज़ बढ़ती, जितना कोई भी कंपटीशन होता था उससे क्या होता था, जो इंडियन मार्केट में इन जो चीज़ें थी इनके दाम बढ़ने लगे और इनसे मिलने वाला जो भी जो प्रॉफिट था वो कम होने लगा। The only way that trading company could flourish was by eliminating rival competitor. अब उससे क्या हो गया कि अब इन जितने भी हमारी ट्रेडिंग कंपनियां थी वो बढ़ने लग गई और उनमें जैसे कंपटीशन होता है, कंपटीशन कंपनियां जो थी वो इससे क्या हो गया, वो ख़त्म हो गई। मतलब जो ब्रिटिश कंपनी थी वो ही थी उस टाइम। द अर्क ऑफ टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लीड टू फियर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी। इससे इसका नतीजा क्या निकला कि बड़े जो जितनी भी मार्केट पर कब्जे की जो होड़ थी ने जो हमारी ट्रेडिंग कंपनियों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। थ्रू द 17th and 18th century they regularly sank each other's ships, blockade routes and prevent rival ships from moving with supply of goods। मतलब जो 17 एंड 18 जो सेंचुरी में क्या था, मौका मिलते ही कोई भी जो कंपनी होती थी वो दूसरी कंपनी को डुबा देती थी या रास्ते में कोई भी उनके जो रुकावटें करके माल को लदे जहाज जो होते थे उनको आगे बढ़ने से रोक देती थी। और इस समय क्या था, जितने ट्रेड वाज कैरिड वन विद आर्म एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। इससे क्या होता था, उस समय जितने भी हमारी जो ट्रेडिंग थी उसमें हथियारों की मदद से चल रहा था और जितनी भी जो व्यापारिक चौकियां थी उनकी क्या कर दी गई थी, फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी कर दी गई थी। इससे ज़रिए और जिससे उनको आर्मीज़ को ट्रेड कैरी किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, वो किया जाता था इससे। दैट दिस एफर्ट टू fortified settlement and carrying on profitable trade also lead to intense conflict with local ruler। अब क्या हो गया था कि जब जितनी भी हमारी फोर्टिफाइड सेटल थे, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड जो थे, इससे क्या हुआ, जो अपनी बस्तियों को सुरक्षा देने लगे, प्रोटेक्ट करने लगे और ट्रेड में क्या था, वो प्रॉफिट कमाने लगे इन चीज़ों से। The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let us see how this happened। अब इससे क्या नतीजा निकला कि जो कंपनियों के लिए जो था ट्रेड था और जो पॉलिटिक्स थी को एक दूसरे से अलग रखना क्या हो गया था, वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा था उस टाइम। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो था बंगाल में अपनी ट्रेडिंग की व्यापार की शुरुआत करती है इस टाइम। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्रीज वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। इन 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री की शुरुआत जो थी वो हुगली नदी के किनारे पर हुई थी। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एट द टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। और जो ये कंपनियां थी उस ज़माने में जो फैक्टर कहलाते थे और जो इस फैक्ट्री का जो उनका बेस होता था, जो करने वाली जो चीज़ें होती थी, एक्सपोर्ट होता था, उन चीज़ों को वेयर हाउस में जमा किया जाता था। क्लियर। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। और यहीं पर उनके जितने भी ऑफिस होते थे और जिसमें कंपनियों के जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो बैठकर अपना काम करते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू केम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। और जो जितने भी ट्रेडर को फैलने के साथ में कंपनी में जितने भी मर्चेंट थे और ट्रेडर्स थे को फैक्ट्रीज़ के आसपास के इलाकों में ही आकर बसने के लिए बोला जाता था। मतलब उनको सजेस्ट किया जाता था कि वो फैक्ट्री के आसपास ही रहें। बाय 1696 इट बिगन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। इन 1696 में क्या हुआ था कि तब कंपनियों ने जितनी भी उनका पॉपुलेशन बढ़ी उसके चारों ओर क्या कर दी, फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी कर दी थी।